हेलो एंड वेलकम टू केसर बॉटनी क्लासेस। मैं डॉक्टर निधि शर्मा और जैसा कि हमने बॉटनी की एक सीरीज स्टार्ट करी है, उसका हमारा सेकंड लेक्चर है डीएनए द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। हम अपने सेकंड चैप्टर की तरफ आगे बढ़ें उससे पहले हम फर्स्ट पार्ट का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, जिसमें हमें ये बताया गया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये एग्जैक्टली कैसे प्रूव करा गया। इनिशियल ईयर्स में साइंटिस्टों को डीएनए के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। मेंडल ने उन्हें फैक्टर कहा, मिशन ने न्यूक्लियन, लिविन ने ये बताया कि डीएनए एग्जैक्टली कैसे न्यूक्लियोटाइड की रिपीटिंग यूनिट होती है, जिसमें वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। पहला नाइट्रोजनस बेस, दूसरा शुगर एंड तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। फिर आते हैं ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट करा, जिसमें उन्होंने उस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन लिए, पहला एस स्ट्रेन एंड दूसरा आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन हमारा डेडली था, जो माइस को मार देता था, और आर वाला हार्मलेस था। उन्होंने क्या देखा, जब इस डेडली एस स्ट्रेन वाले को हीट किल कर दिया गया तो ये उस माइस को मार नहीं पा रहा था, लेकिन जब इस एस हीट किल एस स्ट्रेन को आर के संग मिला के डाला गया तो ये माइस को किल कर पा रहा था। तब उन्होंने ये कहा कि ये जो हीट के लेस स्ट्रेन से कोई चीज ट्रांसफॉर्म हुई, जिसे उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा, और इस आर स्ट्रेन को इस लाइव एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, जिससे वो चूहा एंड में आके मर गया। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है, जिसे डीएनए प्रूव करा एवरी मैक्लियोड एंड मकार्टी ने। एंड इन फाइनल हर्शी एंड चेज ने रेडियो एक्टिविटी के थ्रू ये प्रूव करा कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, और ये प्रूफ हुआ था 1952 में। अब 1950s में आता है चारगफ रूल। लेकिन 1950s में चारगफ को डीएनए के बारे में लिविन के द्वारा बताया गया सिर्फ एक चीज ये पता थी कि डीएनए तीन चीजों से मिलकर बना है। दैट इज, पहला नाइट्रोजनस बेस, जो दो तरीके के होते हैं, प्यूरीन एंड पिरामिडीन। प्यूरीन में आते हैं ग्वानीन एंड एडेनिन, एंड पिरामिडीन में आते हैं साइटोसिन एंड थाइमीन। दूसरी चीज वो शुगर से मिलके बना है, और तीसरी चीज उसमें फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, उन्होंने अराउंड 200 स्पीसीज पे काम किया, और उन्होंने देखा कि अगर मैं एक स्पीसीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें हमेशा क्वांटिटी ऑफ एडेनिन बराबर होगी क्वांटिटी ऑफ थाइमीन के, और क्वांटिटी ऑफ ग्वानिन बराबर होगी क्वांटिटी ऑफ साइटोसिन के। आप इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए वो स्टडी कर रहे थे डॉग के ऊपर। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि डॉग में अगर एडेनिन की क्वांटिटी 10% थी, तो थाइमीन की क्वांटिटी भी उन्होंने 10% देखी। अगर ग्वानिन की क्वांटिटी 40% थी, तो उन्होंने साइटोसिन की क्वांटिटी भी 40% देखी। ठीक है, अब दूसरी चीज उन्होंने क्या कही कि प्यूरिन की क्वांटिटी हमेशा बराबर आएगी पिरामिडीन के। प्यूरिन में अपने क्या आ गए, ANG, एंड पिरामिडीन में क्या आ गए, TNC। ठीक है, तो अब अगर इस वाले TNC को आप नीचे ले आओगे तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, A+G डिवाइडेड बाई T+C इज इक्वल्स टू 1। यानी ये हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूनिवर्सल रहेगा। यानी आप कोई सी भी स्पीसीज ले लीजिए, डॉग के अलावा आप कैट कोई भी उठा लीजिए, ह्यूमन, हमेशा प्यूरिन और पिरामिडीन का अगर आप रेशियो करोगे तो 1 ही आएगा। तीसरी चीज अब उन्होंने क्या बोली कि आपने ये तो कंफर्म हो गया कि प्यूरिन डिवाइडेड बाय पिरामिडीन, दैट इज A+G डिवाइडेड बाय T+C हमेशा 1 होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि A+T एंड +G+C ये हमेशा 1 हो। ये 1 हो भी सकता है और ये 1 नहीं भी हो सकता, लेकिन ये 1 हो ना हो, लेकिन ये एक स्पीसीज में कांस्टेंट जरूर रहेगा। कहने का मतलब, अगर हम AT का रेशियो GC से करें तो ये एक स्पीसीज में हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं एक स्पीसीज ले रही हूँ डॉग, और मैं दूसरी स्पीसीज ले रही हूँ कैट। इस वाले में एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन के रेशियो थे, ये 10 था, ये भी 10 था, ये 40 था एंड ये 40 था। वहीं कैट में क्या था कि ए की वैल्यू तो आ रही थी 25%, टी आ रहा था 25, जी आ रहा था 25 एंड सी भी अपना आ रहा था 25। ठीक है, तो अब हम रेशियो देखते हैं। इसमें रेशियो में अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं प्यूरिन डिवाइडेड बाय पिरामिडीन का रेशियो क्या है इन दोनों में। इसमें क्या हो गया, ये कैसे हमने देखना है, A+G प्लस T+C। इस वाले में क्या होगा, A+G में क्या आ जाएगा, A है अपना 10, G है अपना 40, T है अपना 10 एंड C है अपना 40। तो ये कितना हो गया, 50/50 इज इक्वल्स टू 1। वहीं अगर मैं कैट के केस में यही वाला रेशियो देखूं, तो कैट में A अपना कितना है 25, G भी अपना कितना है 25, और T भी अपना 25 और ये भी अपना 25। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, 50/50, ये भी अपना आया 1। यानी अगर मैं प्यूरिन बाय पिरामिडीन का रेशियो करूंगी तो वो हमेशा 1 आएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम A+T/G+C का रेशियो देखते हैं,
तो ये डॉग के केस में क्या हो जाएगा, डॉग के केस में ए कितना है 10 और टी कितना है 10 और जी कितना है 40 और ये कितना है सी 40, तो ये कितना हो गया 20/80 और ये कितना रेशियो निकलेगा 1/4। ठीक है, ये काट काट के कितना निकलेगा 1/4। यही अगर मैं कैट के केस में ये रेशियो देखती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ए हमारा कितना है 25, टी हमारा कितना है 25, जी अपना कितना है 25 और सी अपना कितना है 25, तो ये कितना हो गया 50/50, तो ये कितना रेशियो निकला 1। तो ये यही बात बोलना चाह रहे थे कि ए प्लस टी का रेशियो 1 आ भी सकता है 1 नहीं भी आ सकता, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा स्पीसीज में। यानी अगर डॉग में एक किसी डॉग में 1/4 आ रहा है रेशियो, तो जितने भी डॉग की स्पीसीज, जितने भी डॉग के इंडिविजुअल होंगे 1/4 आएगा। ये कैट का अगर मेरा 1 आ रहा है तो ये कैट चाहे जो भी कितने भी इंडिविजुअल निकलेंगे उसमें 1 ही आएगा। ये एक जस्ट एन एग्जांपल है, मैं ये नहीं कह रही कि डॉग में 1/4 होता है कैट में 1, मैं एक आपको बस समझा रही हूँ कि कैसे ये स्पीसीज में कांस्टेंट वैल्यू रहती है। ठीक है, तो 1952 में जब ये कंफर्म हो गया कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तो साइंटिस्ट वर्ल्ड में खलबली मच गई। अब वो जानना चाहते थे कि डीएनए एग्जैक्टली इसका स्ट्रक्चर कैसा है और प्लस इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट हैं, वो आपस में कैसे लिंक है। तो इसके स्ट्रक्चर जानने की एक रेस सी लग गई। उस रेस में सबसे पहले साइंटिस्ट थे रोजलैंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस, जो काम कर रहे थे किंग्स कॉलेज लंदन में। ये बेसिकली काम करते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के ऊपर और इनकी लैब के हेड थे मॉरिस विल्किंस, जिन्होंने पहली बार एक्सरे डिफ्रैक्शन को यूज किया डीएनए की स्टडी के लिए और पहली बार ये एविडेंस दिया कि डीएनए एक सिंपल नहीं एक रेगुलर स्ट्रक्चर है। लेकिन जो ये एक्सरे की फोटोज ले रहे थे वो बहुत ही ज्यादा ब्लर आ रही थी, तो उनकी लैब को ज्वाइन करती हैं रोजलैंड फ्रैंकलिन, जो एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थी और उन्होंने एक टेक्निक डेवलप करी, टेक्निक ऑफ हाइड्रेटिंग डीएनए फाइबर्स, जिससे अब जो एक्सरे की इमेजेस आ रही थी वो बहुत ही ज्यादा क्लियर आ रही थी। तो अब ये हाइड्रेटिंग डीएनए फाइबर जो टेक्निक थी ये थी क्या, आप इसे ऐसे समझिए। फ्रैंकलिन ने ये नोटिस करा कि डीएनए एक हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो पानी को, वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो उन्होंने एक स्पेशल कैमरा चैम्बर बनाया जहां पे उन्होंने ना ह्यूमिडिटी को, मॉइस्चर कंटेंट को कंट्रोल करना चालू करा। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर मैं मॉइस्चर को कंट्रोल करती हूँ तो डीएनए दो फॉर्म में निकल के आता है, पहला फॉर्म ड्राई फॉर्म और दूसरा फॉर्म बी फॉर्म जो वेट फॉर्म है। अगर मैं ह्यूमिडिटी को लो करती हूँ तो वो ड्राई फॉर्म में आएगा, और अगर मैं ह्यूमिडिटी को हाई करती हूँ 92%, और ये जो 92% ह्यूमिडिटी है ये एक नॉर्मल लिविंग सेल के अंदर की कंडीशन है। ठीक है, तो ये बी फॉर्म वाला जो वेट फॉर्म है ये नॉर्मल लिविंग सेल में जैसे पाया जाता है डीएनए, ये वैसा फॉर्म निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या देखा कि अगर मैं डिहाइड्रेटेड डीएनए देख रही हूँ तो उसमें क्या होगा कि ये डीएनए शॉर्ट हो जाएगा और ये ब्रॉड रहेगा। इसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपका कोई एक डीएनए स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब इसे आपने डिहाइड्रेट कर दिया, इसको इसमें से पानी निकाल दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो लंबा थिन लाइक स्ट्रक्चर है वो पहले तो छोटा हो जाएगा, लेकिन जब वो कोई चीज जब छोटी होती है तो अब वो सिर्फ सिकुड़ के एक जगह पे इकट्ठी होगी तो वो ये लेवल में तो ब्रॉड हो जाएगी। यहाँ तो ये ब्रॉड हो गई लेकिन लेंथ इसकी छोटी हो गई, तो ये यही हुआ, ये डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर शॉर्ट हुआ पर ब्रॉड था। वहीं अगर मैं इसकी नॉर्मल बी फॉर्म की बात करूं तो वो हाइड्रेटेड था, लॉन्ग था और थिन था, और ये वही डीएनए था जो नॉर्मल इनसाइड लिविंग सेल के अंदर होता है। जब इन्होंने इसके एक्सरे पैटर्न देखे तो जो ये बी फॉर्म था उसमें बहुत ही क्लियर एक्स शेप का स्ट्रक्चर आ रहा था, और ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर आ रहा था उसी फोटो जो ये निकल के आ रहे थे एक्सरे, उसको बोला गया फेमस फोटो 51, बेसिकली फोटो 51 बोला गया। ठीक है, अब ये फोटो 51 था क्या, आप इसे ऐसे देखिए, आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये एक्स टाइप का एक स्ट्रक्चर बन के आ रहा है। ठीक है, और ये एक्स शेप जब भी कभी निकल के आता है तो ये क्लियर कट मैथमेटिकल प्रूफ होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यानी ये यहाँ पे जब इन्होंने 1952 में फोटो देखा तो ये क्लियर हो गया था कि डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने ये अभी तक पूरे साइंटिस्ट वर्ल्ड में रिपोर्ट नहीं करा था। हुआ क्या कि फ्रैंकलिन ना एक बहुत ही ऑनेस्ट साइंटिस्ट थी, उन्होंने ये चाह रही थी कि मेरे पास जो अभी ये फोटो आया है मैं पहले उसकी पूरी डिटेल स्टडी करूं और मैं एग्जैक्टली सारे जितने भी पैरामीटर हैं ढंग से देख के फिर मैं रिपोर्ट करूंगी कि ये डीएनए एग्जैक्टली होता कैसा है। लेकिन उस बीच में होता क्या है कि जो इनके लैब में जो इनके हेड थे मॉरिस विल्किन, वो क्या काम करते हैं, बिना इनकी नॉलेज के ये फोटो 51 जेम्स वॉटसन को दिखा देते हैं। अब इंटरेस्टिंग कहानी, ये जेम्स वॉटसन कौन थे,
ये जेम्स वॉटसन वही साइंटिस्ट थे जो फ्रांसिस क्रिक के साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए। ये भी डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे थे, लेकिन अंतर बस इन लोगों के में क्या था कि ये कुछ भी ना एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे। ये क्या बस फोकस कर रहे थे फिजिकल मॉडल बिल्डिंग का, मतलब कार्डबोर्ड और मेटल कटआउट्स को लगा लगा के, जैसे मान लीजिए इन्होंने कटआउट ले लिया नाइट्रोजनस बेस, एक कटआउट ले लिया शुगर का, एक ले लिया फॉस्फेट का, तो वो कटआउट लगा लगा के जोड़ जोड़ के देख रहे थे कि कैसे हम एक फिट करें कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाए और ये कैसे एग्जैक्टली ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में निकल के आ जाए। लेकिन ये ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने इस एक्स वाले स्ट्रक्चर का फोटो देखा, फोटो 51 देखा, तो उन्हें ये समझ आ गया कि डीएनए पहली बात तो हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा इन्होंने डाटा उठाया अपना किसका, चारगफ रूल वाला, जिसमें इन्हें ये दिख चुका था कि एडेनिन की क्वांटिटी हमेशा इन्हें थाइमिन के बराबर रखनी है, साइटोसिन की क्वांटिटी हमेशा ग्वानिन के बराबर रखनी है, ऑल्सो प्यूरिन की क्वांटिटी पिरामिडिन के बराबर रखनी है, दैट इज A+G हमेशा बराबर रहेगा T+C के। तो इन्होंने ये पूरा डाटा, फ्रैंकलिन का फोटो और चारगफ रूल अप्लाई करने के बाद इन्होंने अपना सीधे सीधे कंक्लूजन दे दी। इन्होंने यानी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए का है हमारा, वो किसने दिया, वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। ये सीधे सीधे एक नंबर में क्वेश्चन में कहीं पे भी आ जाता है। तो इन्होंने कंक्लूजन में बेसिकली 5 पॉइंट बताए। इन्होंने पहला पॉइंट बोला डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, कहने का मतलब कि उसके पास 2 चेनें हैं, ठीक है, और वो हेलिकल यानी स्पाइरल फॉर्म में ऐसे ऐसे लपटी हुई पड़ी है। दूसरा उन्होंने इस जो स्पाइरल फॉर्म में लपेटी हुई ये दोनों चेन पड़ी है, उसे नाम दिया था ट्विस्टेड लैडर के फॉर्म में पड़ी है। मतलब एक आप लैडर समझ लीजिए, एक सीढ़ी, ठीक है, ये सीढ़ी के फॉर्म में ये डीएनए है, और जिसमें ये जो सीढ़ी का एक ये वाला जो इसका बैकबोन है, ये तो बैकबोन आपका बनेगा शुगर और फॉस्फेट का। ये बीच में जो ये लैडर के जो ये बेस, ये जो काम करेंगे, ये आपके काम करेंगे नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या हो गई कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। दूसरा, जो ये दोनों स्ट्रैंड है, जो आपकी एक ये स्ट्रैंड और एक ये स्ट्रैंड, ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में जाती है। मतलब कि अगर एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन 5' to 3' है, तो दूसरी वाली का डायरेक्शन 3' to 5' होगा। यानी एक स्ट्रैंड अगर आपकी ऐसे जा रही है तो दूसरी स्ट्रैंड आपकी इस डायरेक्शन में जा रही होगी, ठीक है। तीसरी चीज उन्होंने बोली, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, कि जो लैडर का जो बैकबोन है, ठीक है, ये बैकबोन तो बनता है शुगर फॉस्फेट की अल्टरनेटिंग यूनिट से, और जो इसका ये जो अंदर की तरफ इनवर्ट में रहते हैं अपने नाइट्रोजनस बेस। चौथी चीज इन्होंने बोली, जो बेसिकली इन्होंने पेयरिंग के बारे में बता दिया, कि अब जो चारगफ ने तो सिर्फ इतना बोला था कि क्वांटिटी बराबर होगी, इन्होंने पेयरिंग बता दी कि ए हमेशा बॉन्ड करेगा टी के साथ, जो और जी हमेशा बॉन्ड करेगा सी के साथ, और ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। और यही बॉन्डिंग जो आपस में होती है इन दोनों में, यही बॉन्डिंग इंश्योर करेगी कि ये जो 2 हमारी स्ट्रैंड है वो आपस में जुड़ी रहे, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इंश्योर करेगा कि ये 2 जो मेरी हेलिक्स चल रही हैं वो आपस में जुड़ी रहे। पांचवी चीज इन्होंने डायमेंशन बता के दी कि एग्जैक्टली कितने डायमेंशन में ये वाला पूरा डीएनए होता है। तो उसमें सबसे पहले इन्होंने बताया कि हेलिक्स का जो विड्थ होता है, इसका मतलब ये वाली चीज जो इसकी विड्थ है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम, या उसे आप कह सकते हो 2 नैनोमीटर। फिर होती है पिच ऑफ 1 टन। 1 टन का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आप यहाँ से, ये वाला चीज है, यहाँ से एक पूरा टर्न यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर मैं एक इस पूरे लेंथ को मैं बात करूं तो वो लेंथ होगी 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर। अगर मैं बात करूं बेस पेयर गैप, कहने का मतलब एक बेस पेयर आपका ये रहा, एक बेस पेयर आपका ये रहा, इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये वाला जो इन दोनों के बीच का ये गैप है, वो होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। चौथी चीज इन्होंने क्या बोली कि अगर मैं इस पूरे पिच में एक ये जो आपका पूरा एक टर्न है, उसमें आपके अराउंड एंड अराउंड 10.5 नाइट्रोजनस बेस पेयर आपके उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब 10.5 से आप ये मत समझ लीजिएगा कि आधा कोई बेस पेयर, कहने का मतलब ये है कि ये वाला मान लीजिए यहाँ पे ये जी था, तो इसका ये जो अगला टर्न का जो जी है, तो उसका कुछ हिस्सा इस वाले टर्न में आ रहा होगा, इसीलिए इसे 10.5 बोला गया। वरना आप अदरवाइज 10 भी रफली याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो की डायमेंशंस क्या क्या हो गए, हेलिक्स की विड्थ 20 एंगस्ट्रॉम, पिच यानी एक लेंथ की टर्न हमारी 34 एंगस्ट्रॉम, बेस पेयर में गैप 3.4 एंगस्ट्रॉम, और रफली 10 बेस पेयर एक कंप्लीट टर्न में उन्होंने बताए। तो 1953 में ये अपना काम
नेचर जर्नल में पब्लिश कर देते हैं, जिसके लिए 1962 में जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस को नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन से सम्मानित किया जाता है। लेकिन रोजलिंड फ्रैंकलिन तब तक कैंसर की वजह से मर चुकी थी, और क्योंकि नोबेल प्राइज कभी भी पोस्टहमसली मतलब मरने के बाद नहीं दिया जाता, तो रोजलिंड फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज नहीं मिलता। तो चलिए अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को एक बार पूरे डिटेल में देख लेते हैं। डीएनए बेसिकली न्यूक्लियोटाइड की रिपीटिंग यूनिट होती है। कहने का मतलब एक न्यूक्लियोटाइड मिलके एक पूरे डीएनए की चेन बनाते हैं। एक तरफ एक न्यूक्लियोटाइड, इधर दूसरी हेलिकल चेन में दूसरा न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड होता क्या है? न्यूक्लियोटाइड कुछ नहीं, वो 3 चीज से मिलके बना है। पहला अपना पेंटोज शुगर, दूसरा अपना नाइट्रोजनस बेस, तीसरा अपना फॉस्फेट ग्रुप। तो सबसे पहले है पेंटोज शुगर। पेंटोज में पेंटा का मतलब ही होता है 5, यानी जो ये शुगर है वो 5 कार्बन शुगर है। और जो सबसे बेसिक 5 कार्बन शुगर होती है वो होती है राइबोज शुगर। ठीक है, आप राइबोज शुगर का पहले स्ट्रक्चर समझिए। ये 5 कार्बन चेन है, मतलब 5 कार्बन की अपनी शुगर है। पहला का अपना कार्बन हो गया यहाँ पे ये वाला फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन एंड ये अपना वाला 5th कार्बन। ठीक है, अब इसमें जो 5th कार्बन पे जो ये वाला जो अपना सेकंड कार्बन है, इस राइबोज शुगर का सेकंड कार्बन है, इसमें जो ये ऑक्सीजन है, अगर आप इसे निकाल दो यानी इसे डीऑक्सीजनेट कर दो, तो आपका बनता है सेकंड डीऑक्सी राइबोज शुगर, जो एग्जैक्टली डीएनए में प्रेजेंट होती है। यानी पूरी वही चीज है, बस यहाँ पे जो ये सेकंड वाले पे ये ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीजन हटा दिया गया है। और ये वाला जो ये राइबोज शुगर होती है वो तो प्रेजेंट होती है आरएनए में, और ये जो डीऑक्सी राइबो शुगर है वो प्रेजेंट होती है डीएनए। इसीलिए डीएनए का नाम भी है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो मतलब डीऑक्सी राइबो शुगर। ठीक है, अब जो ये ऑक्सीजन नहीं है, इससे होता क्या है? ये ऑक्सीजन का ना होना ये डीएनए को ज्यादा केमिकली स्टेबल बनाता है और लेस रिएक्टिव बनाता है आरएनए से। तो अब दूसरी चीज है नाइट्रोजनस बेस, मतलब वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनके पास नाइट्रोजन एटम होगा। तो ये जो आपकी शुगर थी डीऑक्सीराइबोज शुगर, इस वाली के पहले कार्बन पे ये नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइटोसिन अटैच हुआ, तो जब भी नाइट्रोजनस बेस में शुगर जुड़ती है तो हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो यानी ये मॉलिक्यूल क्या हो गया आपका न्यूक्लियोसाइड, जिसका नाम यहाँ पे हमने इसे देंगे डीऑक्सीसाइटेडीन। अब ये जो बॉन्ड बना नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच, जो ये बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को बोलते हैं एन बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब बीटा क्यों बोला? बीटा का मतलब होता है अप। अप मतलब ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये इस शुगर से ऊपर है, दैट इज अप है। दूसरी चीज एन क्यों बोला? क्योंकि ये जो बॉन्ड बना है, एक तो कार्बन है अपना, जिस नाइट्रोजनस बेस से जब ये जुड़ रहा है तो ये नाइट्रोजन एटम पे जुड़ रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला प्यूरीन और दूसरा अपना आएगा पिरामिडीन। प्यूरीन कौन से 2 तरीके के होते हैं? पहला होता है एडेनिन एंड दूसरा होता है ग्वानिन। अब यहाँ पे याद रखने की चीज, जैसे आपको याद ना रहे कि प्यूरीन कौन से हैं और पिरामिडीन कौन से हैं, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा निमोनिक है कि पूजा दोगली है। कहने का मतलब ये कि पूजा आप ऐसे याद रखिए, PUGA, यानी प्यूरीन, G फॉर ग्वानिन एंड A फॉर एडेनिन। और दोगली ऐसे आप ऐसे याद रखिएगा कि जो प्यूरीन होते हैं ना, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। कहने का मतलब ये, एक तो रिंग होगी पूरी अपनी हेक्सागन वाली और दूसरी रिंग होगी अपनी पेंटागन वाली। ठीक है, यानी ये वाली रिंग में 5 है, इस तरफ 5 ये बनेगी और ये वाली अपनी 6 वाली होती है। तो प्यूरीन में कौन कौन से आए? एडेनिन एंड ग्वानिन। और ये जो प्यूरीन है ये जब शुगर से अटैच होगी, ठीक है, तो ये शुगर का तो अपना फर्स्ट कार्बन है और प्यूरीन का अपना जो एटम होगा वो होगा 9th नंबर वाला नाइट्रोजन। होना तो नाइट्रोजन ही है लेकिन 9th नंबर वाला एटम। तो जैसे इसमें देखिए इसके जो एटम के नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 9 जो पेंटागन वाली रिंग का जो 9 एटम है वो वाला अटैच होगा आपकी शुगर से। ठीक है, तो ये अटैचमेंट कहाँ पे हैपन होगा? 9th पोजीशन इन द डबल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपकी दूसरी क्या आ गए? पिरामिडीन्स। ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कौन कौन से आते हैं? साइटोसिन, थाइमीन, और आरएनए में आते हैं ये वाले यूरेसिल। आरएनए में थाइमीन नहीं होता, आरएनए में सिर्फ यूरेसिल होता है। और शुगर में जब ये अटैच होते हैं तो इनमें जो नाइट्रोजन जो वो कौन सा एटम अटैच होगा? N1, दैट इज ये वाला जो फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन एटम है वो वाला अटैच होगा आपका शुगर के साथ। ठीक है,
न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं, कहने का मतलब जब नाइट्रोजनस बेस शुगर पे अटैच करते हैं तो वो फ्रीली, वो जो बॉन्ड बनता है ना, वो फ्रीली रोटेट कर पाता है पूरे अपने एक्सिस के थ्रू। तो उसकी वजह से दो कंफर्मेशन निकल के आते हैं, पहला एंटी एंड दूसरा सिन। आप इसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपका ये शुगर हुआ, ठीक है, ये वाली आपकी शुगर हुई, ये आपका हुआ आपका एडेनिन जो आप हमने लगा रखा है, नाइट्रोजनस बेस है ये आपका, ठीक है। अब जब ये शुगर से ये नाइट्रोजनस बेस दूर होगा, कहने का मतलब अवे होगा, ठीक है, याद ऐसे रख लीजिएगा, एंटी, ए फॉर एंटी, ए फॉर अवे, ठीक है। जब भी नाइट्रोजनस बेस शुगर से दूर होगा तो वो कंफर्मेशन बनाएगा एंटी, और जब वो बिल्कुल उसके ऊपर होगा तो वो कंफर्मेशन बनाएगा सिन, ठीक है। तो ये वाला हमारी कंडीशन है प्यूरिन की केस में, ठीक है। तो प्यूरिन के केस में हमारी कैसी कंडीशन बनी, एंटी एंड सिन, दोनों कंडीशन बन गई। लेकिन जब बात करते हैं हम पिरामिडीन की, तो पिरामिडीन में क्या होता है, पिरामिडीन के पास ऑक्सीजन एटम होता है। ऑक्सीजन एटम होने की वजह से क्या होता है कि जो ये वाला ऑक्सीजन होता है और ये जो फिफ्थ हमारा जो कार्बन होता है, इनके बीच में बहुत ही ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है, जिस वजह से ये सिन कंफर्मेशन पिरामिडीन में नहीं देखा जाता, ठीक है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या कहानी हुई, जब भी स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, यानी जब दो मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास आ जाएंगे तो उनके मॉलिक्यूल आपस में टकराने लगेंगे, जिससे क्या होगा कि स्टेबिलिटी, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो स्टेबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा लो हो जाएगी। तो ये जो न्यूक्लियोसाइड का कंफर्मेशन है एंटी और सिन, उसमें आपको क्या याद रखना है सिर्फ कि इस एंटी कंफर्मेशन में जो बेस होगा हमेशा अवे होगा, और ये दोनों में पाया जाएगा, प्यूरिन में भी पिरामिडीन में भी। एंटी में क्योंकि ये दूर है तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है और ये स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। वही बात अगर हम सिन की करें तो ये बिल्कुल उसके ऊपर होता है, और ये सिर्फ प्यूरिन में होता है क्योंकि पिरामिडीन में ऑक्सीजन की वजह से ये स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये इस वजह से ये कंफर्मेशन पिरामिडीन में नहीं देखा जाता। ये और ये क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है तो इसकी स्टेबिलिटी लो होती है, और ये आपका कंफर्मेशन आपका इंपॉर्टेंस लोड पे करेगा जब आप टाइप्स ऑफ डीएनए देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज, हमने दो चीज देख ली, शुगर देख लिया, अपने नाइट्रोजनस बेस देख लिया। अब तीसरी चीज आती है फॉस्फेट ग्रुप। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो बेसिकली आता कहाँ से, ये आता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4 से। अब ये जो अपना फॉस्फेट ग्रुप होता है दैट इज PO4 3 नेगेटिव, ये आपका अटैच होता है फिफ्थ कार्बन ऑफ द शुगर से। ये जो अपना ये वाला कार्बन है, ये वाला अटैच करेगा इस शुगर से। तो आप यहाँ जब OH है और इसका जब एक H ये निकाल दोगे तो ये -H2 हो जाएगा, नहीं वाटर निकल जाएगा, और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो आपका शुगर और फॉस्फेट कैसे बॉन्ड बनाएगा, इस तरीके से, ठीक है। आपका फॉस्फेट और ये शुगर का बॉन्ड बन गया, और इस बॉन्ड को आप क्या बोलोगे, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ एक मैंने नाम लिया है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब जो ये फॉस्फेट ग्रुप होता है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपने नेगेटिव चार्ज देखा, ये ऑक्सीजन की वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये ओवरऑल डीएनए को नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। तो अगर डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है तो उसका रीजन कौन है, ये फॉस्फेट ग्रुप। और डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, इसी वजह से वो हिस्टोन जो प्रोटीन होती है, वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है, उनके ऊपर इजिली रैप अराउंड कर पाता है। तो अब बात करते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड की। मैंने आपको बताया था शुगर जब भी फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा तो उस बॉन्ड को हम बोलेंगे फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड क्या है, जब भी दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो वो जुड़ते हैं थ्रू फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। इसे आप ऐसे समझिए, आपका एक न्यूक्लियोटाइड है, इसमें आपका फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कहाँ है, ये रहा फॉस्फेट, ये रहा शुगर, ये बॉन्ड आपका कौन सा हुआ, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ऐसे ही आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो इसमें आपका फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कहाँ है, ये वाला बॉन्ड है, ठीक है। तो फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड यानी इन दो न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ना है, तो वो जुड़ेंगे किसके थ्रू, जो थर्ड कार्बन पे आपका OH ग्रुप है और जो 5 कार्बन पे आपका फॉस्फेट ग्रुप है, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, यानी ये OH और फॉस्फेट आपस में बॉन्ड बनाएंगे। और ये बॉन्ड बनेगा कैसे, यहाँ से -H2O होगा, वाटर रिलीज होगा, कैसे, इस जो फॉस्फेट पे यहाँ जो OH था ये तो OH लेगा और इसका H यहाँ से रिलीज होगा, तो वाटर जब रिलीज होगा तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ये बॉन्ड भी आपका कौन सा बॉन्ड हुआ, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो अगर आप इसके पर्सपेक्टिव से देखिए, इस वाले फॉस्फेट ग्रुप के पास कितने बॉन्ड हुए, एक फॉस्फेट ईस्टर बॉन्ड ये है, एक ये है, तो इन दोनों को मिला के जब ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं तो इन दोनों को मिला के हमने कहा फॉस्फो डाई
ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, आप इसे इजी तरीके से ऐसे देखिए, आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड ये है, ठीक है, जिसमें शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है जो जुड़े हुए हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, और शुगर और फॉस्फेट फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। आपका नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आता है, उसके पास भी फॉस्फेट और शुगर और नाइट्रोजनस बेस है, जिसमें फॉस्फेट और शुगर फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। अब जब ये दो न्यूक्लियोटाइडों को जुड़ना है तो वो भी शुगर और फॉस्फेट के बीच में बॉन्डिंग बनाएंगे। कैसे? जो शुगर के पास आपका OH है थर्ड वाले कार्बन पे, वो बॉन्ड बनाएगा आपके इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ, और वो बॉन्ड क्या होगा? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। और इन दोनों फॉस्फो ईस्टर बॉन्डों को मिला के क्या कहा जाएगा? फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। तो आप देख लेते हैं डायरेक्शनलिटी, मतलब आपने डीएनए में हेलिक्स में सुना होगा 5' to 3' डायरेक्शन या 3' to 5' डायरेक्शन। आपकी जो दो स्ट्रैंड होती हैं, एक तो जाती है 5' से 3', दूसरी एंटी पैरेलल जाती है यानी 3' से 5' की तरफ। ठीक है, अब ये 3' 5' होते किस तरीके से हैं? आप ये देखिए, जब आपका एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ रहा है तो इस वाले, अगर मैं शुगर की बात करूं, आप इस शुगर में देखिए, ये वाला 5' पे जो कार्बन है इसमें सिर्फ फॉस्फेट है और कुछ भी नहीं है, ये फ्री है आपका ये वाला फॉस्फेट ग्रुप। और बात करूं मैं इस वाले की, इसके 3' की, तो इस वाले 3' पे जो ओ है ये बाउंड कर चुका है नेक्स्ट वाले से। लेकिन अगर मैं लास्ट में देखूं तो इस वाले का जो OH है वो फ्री है, यानी अगर मैं फर्स्ट एंड लास्ट की बात करूं तो 5' डायरेक्शन वो हुई जहां पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, 3' डायरेक्शन वो हुई जहां पे OH ग्रुप फ्री है। और हमेशा याद रखिएगा, नया न्यूक्लियोटाइड हमेशा 3' एंड से जुड़ेगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको बेसिकली बस इतना याद रखना है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। हम देखते हैं टाइप ऑफ डीएनए। बेसिकली हम यहाँ पर 3 टाइप के डीएनए को स्टडी करेंगे, A, B एंड Z। अब ये A, B एंड Z डीएनए कोई अलग अलग डीएनए नहीं है। ये आप इस तरीके से समझिए, मान लीजिए मेरा एक कोई डीएनए फाइबर है, मैंने उसे अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन दी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, या वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है इस टाइम, उसके पास कौन सी एक्टिविटी प्ले कर रहा है, उस बेसिस पे ये डीएनए अपना फॉर्म बदलेगा। कहने का मतलब, मान लीजिए मैंने फर्स्ट कंडीशन रखी, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन थी मेरी। ठीक है, जो नॉर्मल एक लिविंग बीइंग में एक कंडीशन होती है, अच्छा हाइड्रेशन है उसके पास, नॉर्मल आपके सॉल्ट कंसंट्रेशन है, तो वो कौन से फॉर्म में रहेगा? बी फॉर्म में। ठीक है, अगर मैंने इस डीएनए को डिहाइड्रेटेड फॉर्म में रखा, मतलब मैंने कंडीशन में मॉइस्चर लेवल बिल्कुल कम कर दिया, तो वो कौन सा फॉर्म ले लेगा? ए फॉर्म। ठीक है, अगर ये वाला डीएनए कोई रोल प्ले कर रहा है या वो एक्टिव स्टेट में है, कहने का मतलब वो ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज होती है? डीएनए जब आरएनए को बनाता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब वो ट्रांसक्रिप्शन स्टेज में है तो वो फॉर्म ले लेगा अपना जेड फॉर्म। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि B, A, Z जो फॉर्म होते हैं कोई अलग अलग टाइप के डीएनए। एक ही डीएनए जब अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन या वो अलग रोल प्ले कर रहा है तो वो अपना फॉर्म बदल लेता है। ठीक है, तो है वही डीएनए, लेकिन टाइप्स ऑफ डीएनए में बस इतना हो जाता है कि वो एग्जैक्टली इस टाइम पे किस इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो किस तरीके का डीएनए है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी हमने इन्वायरमेंटल बेसिस पे रखा है, जैसे कि हाइड्रेशन लेवल कितना है अराउंड द डीएनए, सॉल्ट कंसंट्रेशन कितनी है, और उसमें बेस सीक्वेंस किस तरीके के हैं, कि प्यूरिन और पिरामिडिन का रेशियो ज्यादा है या कम है। उस बेसिस पे आपका ये डीएनए फॉर्म अपना लेगा, ए लेगा, बी लेगा, जेड लेगा, और भी अदर तरीके के होते हैं, लेकिन बेसिकली ये ज्यादा कॉमन है। तो आपके 3 तरीके के डीएनए कौन कौन से हो गए? बी डीएनए जो डिफॉल्ट स्टेज है, यानी जिसके पास हाइड्रेशन बहुत ही ज्यादा हाई होगा और वो जो नॉर्मल लिविंग सेल में प्रेजेंट होता है, वो वाला डीएनए। और ये वही डीएनए है, बी डीएनए, जिसको वॉटसन एंड क्रिक ने रिपोर्ट करा था, जिसके डायमेंशन दिए थे, ये वही बी डीएनए के बारे में उन्होंने बताया था। ए डीएनए कौन सा हो गया? वो प्रोटेक्टिव स्टेट वाला जो डिहाइड्रेटेड है, या जब डीएनए आरएनए के साथ हाइब्रिड बना लेता है तब ये ए डीएनए फॉर्म निकल के आता है। और ये ए डीएनए कैसा होता है? जब डिहाइड्रेटेड हो गया तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है नॉर्मल वाले से, और थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, यानी ये थोड़ा शॉर्ट होगा और थोड़ा सा ब्रॉड होगा। ठीक है, और जेड डीएनए क्या था? जब जीन एक्सप्रेस कर रहा होगा। जीन एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप इसे थोड़ा सा समझिए। जेड डीएनए का अगर आपने 2-3 पॉइंट समझ लिए तो इनको ना याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। जेड डीएनए का मतलब क्या है? कि डीएनए से जब आरएनए बन रहा है, यानी जब ये एक्टिव स्टेज में है, जब ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, तब ये जेड डीएनए का फॉर्म निकल के आता है। अब ट्रांसक्रिप्शन की एक छोटी सी चीज समझ लीजिए।
जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इस डीएनए के ऊपर जो ये नॉर्मल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मान लीजिए इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इससे अब हमें आरएनए का फॉर्म बनाना है, तो इसमें आके लगेगा आरएनए पॉलीमरेज। ये अपना आरएनए पॉलीमरेज इस पे आके लगेगा, ठीक है। अब इस आरएनए पॉलीमरेज को इसके अंदर लगना है तो क्या होगा कि ये जो डीएनए जो हेलिक्स है ये थोड़ा सा खुलेगा, ठीक है। अब जब ये खुलेगा तो एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए जैसे रस्सी होती है ना, जो इटी हुई रस्सी होती है, अगर आप उसे बीच से खोलोगे तो जो आगे की तरफ और जो पीछे की तरफ जो एरिया है उस पे और ज्यादा खिंचाव पड़ता है, वो ना और ज्यादा टाइट हो जाती है। आपने यहाँ बीच से तो खोल दी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा ना खिंचाव आ जाता है, या ये और ज्यादा इसमें एक तरीके से समझ लीजिए एक वर्ड हुआ खिंचाव आना, दैट इज टॉर्जन, ठीक है। और दूसरा इसमें जो उल्टा जो ये रस्सी ना उल्टा घूमेगी जैसे आप खोलोगे, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है। तो ये दो वर्ड याद रखिएगा कि एक तो जब ये डीएनए जब आरएनए पॉलीमरेज इसमें लगता है तो एक तो इसमें खिंचाव आता है, दैट इज टॉर्जन स्ट्रेन या टेंशन जिसे हम बोलते हैं, दूसरा इसमें नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है। तो जेड डीएनए में क्या होता है ना कि बहुत ही ज्यादा अपना शेप इरेगुलर कर लेता है। अगर आप इधर वाले शेप को देखोगे तो जो बिल्कुल ही इसने नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हुई तो ये अपना शेप ना बिल्कुल ही जिगजैग फॉर्म में ले लेता है, इसीलिए जिगजैग की वजह से इसका नाम दिया गया जेड डीएनए, ठीक है। अब इसको हम और डिटेल में समझते हैं इन तीनों डीएनए को। हम बेसिकली ना अपना जो बेस मॉलिक्यूल लेके चलेंगे वो होगा बी डीएनए, जो एक नॉर्मल लेवल कंडीशन में होता है, उससे हम इन दोनों डीएनए को कंपेयर करेंगे। अगर मैं हेलिक्स सेंस की बात करूं कि मतलब डीएनए जो घूमता है, जो हेलिक्स घूमते हैं वो राइट हैंडेड साइड में घूमते हैं, चाहे बी हो चाहे ए हो, लेकिन जेड में मैंने कहा था कि नेगेटिव सुपर कॉइलिंग आई है, यानी पीछे उल्टी डायरेक्शन में घूमा है, तो वो अपना कॉइलिंग कौन सा ले लेगा, वो ले लेगा अपनी लेफ्ट हैंडेड, यानी जेड डीएनए हो गया लेफ्ट हैंडेड। बैकबोन की अगर मैं बात करूं तो ये ए और बी दोनों स्मूथ होते हैं, लेकिन ये जिगजैग फॉर्म में होता है, इसीलिए इसका नाम जेड डीएनए होता है। अगर मैं हेडेशन की बात करूं तो फिजियोलॉजिकली ये बिल्कुल ही नॉर्मल में होता है, ये डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, या डीएनए आरएनए का जब हाइब्रिड होगा तब होगा, या और ये वाला जो जेड डीएनए होता है ये तब होता है जब ये रेगुलेटरी साइट जब बन होती है, यानी जब उसमें आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए जब बन रहा होता है या ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है, ये तब की बात होती है। अब हाइड्रेशन लेवल की मैं बात करूं तो यहाँ नॉर्मल है, यहाँ पर लो होगा ए डीएनए में, और यहाँ पे हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है जेड डीएनए में, और साथ ही साथ नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है। ओवरऑल शेप की मैं बात करूं तो ये जो ए होता है मैंने बताया था, ये शॉर्ट होता है, ये ब्रॉड होता है, ये नॉर्मल लॉन्ग एंड थिन होता है, ये वाला थोड़ा स्लिम होता है और इलोंगेट हो जाता है, क्योंकि पीछे की तरफ और ज्यादा खींचा तो वो इलोंगेटेड होगा लेकिन स्लिम ही रहेगा। अब स्टेबिलिटी की बात करूं तो बी डीएनए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ए थोड़ा लेस होगा, एंड जेड भी अपना लेस स्टेबल में आएगा। अब मैं बात करूं इनके डायमेंशन की, तो बी डीएनए का डायमेंशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे एक टर्न का जो पूरा पिच का जो पूरा लेंथ होती है, एक पिच मतलब मैं एक पूरा टर्न की बात करूं तो एक अपना जो पूरा लेंथ होती है इस पिच की, तो ये कितनी थी अपनी 34 एंगस्ट्रॉम, यानी अगर मैं पिच पर टर्न की बात करूं तो ये कितनी है 34। अगर मैं बात करूं कि इस एक पूरे टर्न में कितने डीएनए में एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, यानी कितने बेस पेयर पर टर्न है, तो वो होते हैं 10.5। अगर मैं बात करूं अगर मैं बेस पेयर की बात कर रही हूँ, इन दोनों के बीच में कितना राइज है, तो ये कितना हुआ 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर मैं बात करूं डायमीटर की तो ये डायमीटर होता है 20, ये मैं अभी बी डीएनए की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं मेजर ग्रुप आप ऐसे समझिए एक टर्न में दो ग्रुप बनते हैं, एक तो ग्रुप बना जो बड़ा है जिसे हमने बोला मेजर ग्रुप, एक देखिए सिर्फ छोटा सा बनता है, तो ये हो गया अपना माइनर ग्रुप। तो इस वाले में जो मेजर ग्रुप होता है वो बहुत ही ज्यादा वाइड होता है, देखिए कितना वाइड है, और ये बिल्कुल डीप होता है मेजर वाला, ठीक है। अगर मैं बात करूं माइनर की तो ये वाला बिल्कुल ही नैरो होता है, छोटा, और थोड़ा सा कम डीप होता है, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं ए डीएनए की, तो मैंने आपको कहा था कि ए डीएनए जो है हमारा थोड़ा छोटा हो गया है लेकिन थोड़ा ब्रॉड हो गया है, तो यानी पिच पर टर्न, यानी ये अपना अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट, ये शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये टर्न ही थोड़े छोटे छोटे आने लगेंगे, एक टर्न जल्दी आएगा, तो क्या हो गया, ये पिच पर टर्न इसका थोड़ा छोटा हो गया, और ये वाला जो हेलिक्स का डायमीटर था ये थोड़ा बढ़ गया। लेकिन बात करूं मैं जेड डीएनए की, तो मैंने इसमें क्या कहा था, ये थोड़ा स्लिम होता है, यानी ये थोड़ा पतला होता है लेकिन इलोंगेटेड हो जाता है, ठीक है। अब इलोंगेशन में क्या हो गया, यानी पिच पर टर्न इसका बढ़ गया, ठीक है। अब मैं बात करूं कि अब जैसे मान लीजिए जब ये शॉर्ट हो गया है, यानी इसमें घुस घुस के चीजें भरी हुई हैं, इसका मतलब क्या होगा कि बेस पर टर्न
इसमें बढ़ गए 11, और इस वाले Z DNA में और खिच-खिच करके चीजें भरी होती हैं, तो इसमें भी इससे ज्यादा होते हैं B DNA से। मैं राइस पर बेस पेयर की बात करूं तो ये बिल्कुल ही पास-पास लगे होते हैं, तो इसमें 2.6, इस वाले में आते हैं 3.7, और ये इसमें ज्यादा इसलिए क्योंकि जिगजैग में ना कई वो आ जाते हैं आपके नाइट्रोजनस बेस, लेकिन ये है दूर-दूर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मेजर ग्रुप की, तो ये आते हैं डीप एंड नैरो इस डीएनए में, और इसमें होता है शैलो एंड ऑलमोस्ट फ्लैट होता है। मैं माइनर ग्रुप की बात करूं तो इसमें वाइड एंड शैलो होता है, इस वाले में नैरो एंड डीप होता है। अगर मैं बात करूं अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करूं तो बी डीएनए में सिर्फ एंटी होता है, ए में एंटी होता है, जेड में प्यूरिन में सिन होता है, और पिरामिडीन में एंटी पाया जाता है। बायोलॉजिकल रोल की बात करूं तो जो बी डीएनए जो नॉर्मल है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और जो ए डीएनए है वो इंटरमीडिएट फॉर्म है, और जो जेड डीएनए का काम है जीन रेगुलेशन या ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल में। हिस्टोन की बात करूं इंटरेक्शन की, तो बी डीएनए में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ए में भी होता है, लेकिन जेड डीएनए में थोड़ा वीक हो जाता है क्योंकि चीजें बीच से खुल रही होती हैं, और वो ना थोड़ा फ्री हो जाता है, तो उस वजह से हिस्टोन से इंटरेक्शन थोड़ा इसका कम हो जाता है। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया टाइप ऑफ डीएनए, डीएनए कैसे हमारा एग्जैक्टली बना हुआ है सब कुछ। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि डीएनए जो इतना लंबा स्ट्रक्चर है, अराउंड डीएनए जो होता है ना 2 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, और एक न्यूक्लियस का साइज ही होता है इतना छोटा 10⁻⁻⁶, ठीक है, माइक्रोमीटर। तो आप इतना समझिए, इतना बड़ा डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे फिट है। तो ये पूरी जो आर्किटेक्चर होता है उस डीएनए पैकेजिंग को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तब तब तक के लिए आप इसको वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल।